Hey friends, welcome back to our YouTube channel Expert Opinion. I am भावना फ्रॉम उत्तर प्रदेश. सो गाइज आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिक्स प्रैक्टिस, जिसमें EBS, CDP, हिंदी तीनों सब्जेक्ट की मिक्स प्रैक्टिस मैं आपको कराने वाली हूँ. इसके अलावा आप रीट, यूपी टेट, सुपर टेट, DSSB या कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हर एक एग्ज़ाम के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेगी. सो गाइज इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें. अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के साथ में शेयर करेंगे. और फ्रेंड्स, अगर चैनल आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर क्लिक करके रखें. तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की इस क्लास को. सबसे पहला पार्ट हमारा होगा शिक्षा मनोविज्ञान का या बाल विकास का. तो शिक्षा मनोविज्ञान या बाल विकास से रिलेटेड हम 20 क्वेश्चन आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. उसके अलावा हिंदी के 20 क्वेश्चन होंगे और 20 क्वेश्चन EVS के हम रखने वाले हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है. अभिवृद्धि एवं विकास के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन है विकास सामान्य से विशेष की ओर चलता है, विकास की सभी दिशाएं या सभी दशाएं परस्पर संबंधित होती हैं, विकास और वृद्धि बालक की अपनी वैयक्तिकता के अनुरूप होता है, और लास्ट ऑप्शन है विकास लंबवत होता है. आंसर कीजिए क्या होगा. और आज स्पीड नॉर्मल रखी जाएगी क्योंकि कल स्पीड बहुत फास्ट थी, और कई बार ऐसा होता है कि जब स्पीड फास्ट रखी जाती है मेरे द्वारा तो चीज़ें आपको क्लियर नहीं हो पाती, क्योंकि जो मैं बोलती हूँ वो स्पीड में बोलती हूँ और स्पीड में चीज़ें कम समझ में आती हैं. तो नॉर्मल स्पीड रखेंगे. तो बात की जा रही है यहाँ पर अभिवृद्धि और विकास के संबंध में कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, विकास लंबवत होता है. विकास कभी भी लंबवत नहीं होता, विकास वर्तुलाकार होता है, कभी स्लो कभी फास्ट, इस तरीके से वर्तुलाकार स्थिति में विकास होता है. विकास कभी भी एक सीधी रेखा में लंबवत नहीं होता. ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, बिल्कुल सही बात है. सेकंड ऑप्शन है विकास की सभी दशाएं परस्पर संबंधित होती हैं, बिल्कुल सही बात है. थर्ड ऑप्शन है विकास और वृद्धि बालक की वैयक्तिकता के अनुरूप होता है, बिल्कुल सत्य है. तो आपसे असत्य पूछा था और ऑप्शन डी यहाँ असत्य है. चलिए आगे चलते हैं. सेकंड क्वेश्चन है किस अवस्था में अपराध प्रवृत्ति अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है? ऑप्शन है किशोरावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था. आंसर करेंगे. सो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, किशोरावस्था. किशोरावस्था में अपराध की जो प्रवृत्ति होती है सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंच जाती है. आपने सुना होगा किशोरावस्था बहुत ही तनाव तूफान की अवस्था है. ये किसने कहा? स्टैनले हॉल ने कहा. मतलब कि किशोरावस्था में बच्चा जो है अपराध करने में ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है, यानी कि बच्चे को अपने माता पिता का दिया हुआ ज्ञान निरर्थक लगता है. उसे लगता है कि जो मैं बोलता हूँ, जो मैं करता हूँ, जो मैं सोचता हूँ वही सही है. बड़ों को, माता पिता को, अपने पेरेंट्स को, अपने से बड़ों को अपने मार्ग की बाधा समझता है बच्चा. कब? किशोरावस्था में. ठीक है, किशोरावस्था को एक नाम से अगर पूछा जाए तो परिवर्तन से हम दर्शाएंगे, क्योंकि किशोरावस्था में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं. किशोरावस्था की अन्य बहुत विशेषताएं हैं जिनको डिटेल में मैंने डिस्कस किया हुआ है. अगर आपने उस क्लास को, उस वीडियो को नहीं देखा तो आप जाकर देखिए, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर थर्ड. निम्न में से असंगत है, इनमें से कौन सा असंगत यानी असत्य है, गलत है? ऑप्शन है बालक को तिथि तथा वर्ष आदि का ज्ञान 9 वर्ष में हो जाता है. सामान्य बालक वर्ण एवं सामान्यतः जो बच्चा है या सामान्य बच्चा है वो बालक वर्ण एवं अक्षर को लिखना आरंभ करना 4 से 6 वर्ष में सीख जाता है. ये बात भी ठीक लग रही है. इसके बाद सामान्य बालक रंगों में अंतर करना तथा वस्तु के भार में अंतर करना सीख जाता है 4 से 6 वर्ष में, ठीक लग रहा है. अगला है बालक की बुद्धि का अधिकतम विकास 4 से 6 वर्ष में हो जाता है. सो फ्रेंड्स, यही जो ऑप्शन है गलत है. गलत ही पूछा है, असंगत पूछा है, यही गलत है. क्योंकि जो बच्चा है उसकी बुद्धि का अधिकतम विकास होता है किशोरावस्था तक, यानी कि 14 से 16 वर्ष के बीच में अधिकतम बुद्धि का विकास होता है. यहाँ पर 4 से 6 दिया है. 4 से 6 वर्ष की जो अवस्था है ये तो हम बात करें 1 से 5 वर्ष की तो ये होती है शैशवावस्था. शैशवावस्था में कंप्लीट बुद्धि का विकास कहाँ हो जाएगा? तब तो बच्चे में नैतिकता भी नहीं पाई जाती. तो यही ऑप्शन गलत है, बकाया सारे ऑप्शन ठीक हैं. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर.
किस चिंतन ने भौतिक उपयोगिता को महत्व देते हुए प्रयोजनवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया? ऑप्शन है रूसो, जॉन डीवी, इवान इलिच या पाउलो फ्रेरे। सो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, जॉन डीवी। जॉन डीवी यहाँ करेक्ट आंसर है। ठीक, जॉन डीवी जो हैं इन्होंने भौतिक उपयोगिता को महत्व दिया और प्रयोजनवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। प्रयोजनवाद के जनक भी जॉन डीवी को माना जाता है। ये अमेरिका के रहने वाले थे, अमेरिकन चिंतक जॉन डीवी थे और इन्होंने मूल्यों और सत्यों को परिवर्तनशील मानते हुए प्रयोगशाला स्कूल की स्थापना की थी। कौन सा स्कूल? प्रयोगशाला स्कूल। ठीक है, और जॉन डीवी इसको स्कूल कहते थे। क्या कहते थे? स्कूल कहते थे। ठीक, द स्कूल एंड द चाइल्ड उनकी प्रमुख पुस्तक थी। द स्कूल एंड द चाइल्ड, याद रखिएगा, द स्कूल एंड द चाइल्ड, ये इनकी पुस्तक थी। किसकी? जॉन डीवी की, याद रखेंगे। और प्रयोगशाला स्कूल की स्थापना किसने की थी? जॉन डीवी ने। इसलिए इनको प्रयोगवाद या प्रयोजनवाद का जनक माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। और जो जॉन डीवी हैं इन्होंने शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया माना। अगर पूछ ले जाए, याद रखिएगा, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया माना था जॉन डीवी ने। और एक जॉन एडम्स थे जिन्होंने 2 ध्रुवीय प्रक्रिया माना था शिक्षण को। ओके, क्वेश्चन 5 आपकी स्क्रीन पर है। जीन पियाजे के अनुसार किस आयु में बालक के अमूर्त चिंतन की क्षमता विकसित होती है? ऑप्शंस हैं 1 से 3 वर्ष, 4 से 6 वर्ष, 7 से 6 वर्ष या 12 से 17 वर्ष। आंसर करेंगे, क्या होगा? अमूर्त चिंतन की बात की है, किसके अनुसार? जीन पियाजे के अनुसार। अमूर्त चिंतन का मतलब हुआ कि बच्चे को जो दिखाई नहीं दे रहा उसके बारे में भी बच्चा चिंतन कर रहा है, यानी कि कौन सी अवस्था है ये? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है ये। फोर्थ स्टेज है ये। कौन सी स्टेज? 4th स्टेज है। 4th स्टेज यानी लास्ट वाली, तो 12 से 17 हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक, जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी बच्चे के ज्ञान के या बच्चे के सीखने की। 4 अवस्थाएं दी, 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष और 11 से प्लस। ठीक है, जीन पियाजे ने ये जो अवस्था है इसको औपचारिक क्रियात्मक अवस्था का नाम दिया था, 7 से 12 वर्ष की अवस्था को, याद रखिएगा। ठीक है, इस अवस्था में बच्चा तार्किक चिंतन करने लगता है और अमूर्त चीज़ों के बारे में सोचने लगता है और गुणों की पहचान भी करने लगता है। तो ऑप्शन डी आंसर होगा। क्वेश्चन 6 आपकी स्क्रीन पर है। संवेगों का विकास जन्म से ही अंग के समान होता है, यह विचार किसका है? जैसे कि व्यक्ति के अंग विकसित होते हैं उसी तरीके से संवेगों का विकास भी जन्म से ही अंग के समान होता है, ये विचार किसका है? स्पिज का है, गेट्स का है, जेवी वॉटसन का है या फिर जॉन लॉक का है? लगाइए आंसर। सो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, स्पिज। स्पिज का ये विचार है कि संवेगों का विकास जन्म से ही अंग के समान होता है। किसने कहा? स्पिज ने कहा। स्पिज ने अपनी पुस्तक चाइल्ड डेवलपमेंट में लिखा। कौन सी पुस्तक? चाइल्ड डेवलपमेंट। ओके, पूछ लिया जाए कि ये पुस्तक किसकी है, चाइल्ड डेवलपमेंट, तो याद रखेंगे ये किसकी पुस्तक है? स्पिज की पुस्तक है। और स्पिज ने चाइल्ड डेवलपमेंट पुस्तक में लिखा था कि संवेग का जन्म से ही अंग के समान विकास होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अनुकूलित अनुक्रिया से संबंधित नियम नहीं है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। समय का सिद्धांत, तीव्रता का सिद्धांत, एकरूपता का सिद्धांत, प्रभाव का सिद्धांत। आंसर बताएंगे क्या होगा? अनुकूलित अनुक्रिया से संबंधित नहीं है। कौन सा नियम अनुकूलित अनुक्रिया से संबंधित नहीं है? सो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रभाव का सिद्धांत। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, प्रभाव का सिद्धांत। ठीक, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत की अगर हम बात करें
तो पावलोव के इस सिद्धांत में 5 नियमों की बात की गई। ठीक है, 5 नियम दिए थे। कौन कौन से? समय, तीव्रता, एकरूपता, पुनरावृत्ति और व्यवधान। ठीक है, इसका याद रखने का सूत्र है सति एक पुनः व्यवधान। सति एक पुनः व्यवधान यानी ट्रिक है आपके लिए। क्या? सति एक पुनः व्यवधान। ठीक, ऐसे करके सति, सा से समय, ता से तीव्रता, एक से एकरूपता का सिद्धांत, सति एक पुनः व्यवधान। पुनः व्यवधान का मतलब क्या हो जाएगा? पुन से पुनरावृत्ति और व्यवधान से व्यवधान। ठीक है, तो ये 5 थे, इसके गौण नियम थे। ठीक, तो पावलोव के सिद्धांत में 5 नियम दिए गए थे अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत में। अगर हम बात करें प्रभाव के सिद्धांत की, तो ये किसने दिया? थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम दिए थे, मुख्य दिए थे 3 और गौण दिए थे 5। तो मुख्य नियमों में आता है प्रभाव का नियम, 3 थे, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम। तो ये अनुकूलित अनुक्रिया से संबंधित नहीं है, ऑप्शन डी, तो यही हमारा करेक्ट हुआ। ठीक, क्वेश्चन 8, पाठ योजना को छोटी छोटी इकाइयों में विभक्त करने से अधिगम सरल व प्रभावी हो जाता है। यह कथन सीखने के किस नियम की व्याख्या करता है? यानी कि जो पाठ की योजना है या पाठ जो है हमारा, उसको हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया और डिवाइड करने से वो सरल हो गया, प्रभावी हो गया। तो ये किस नियम की व्याख्या करता है? बहु प्रतिक्रिया, मानसिक स्थिति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम या समानता का नियम? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, आंशिक क्रिया का नियम। पाठ को छोटे छोटे पार्ट्स में विभक्त करके जब आप पढ़ाते हैं तो ये आंशिक क्रिया का नियम कहलाता है। थॉर्नडाइक के सीखने के 5 गौण नियमों का उल्लेख इसमें किया गया। यह नियम जो है ये अंश से पूर्ण की ओर का संकेत करता है। अंश से पूर्ण की ओर यानी छोटे छोटे अंशों में आपने किसी चीज़ को बांट दिया और अंशों के माध्यम से आप उसको पूर्ण कर रहे हैं, तो अंश से पूर्ण की ओर आप जा रहे हैं। तो ऑप्शन 3 यहाँ करेक्ट है। सो गाइज, आपको ये क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट करके अभी ज़रूर बताइए। और मदन बताएंगे कि स्पीड कैसी है आज। स्पीड फास्ट तो नहीं है, ये बताइए। अब ऊपर से तो नहीं जा रहा है कुछ भी स्पीड की वजह से। और क्लास में आज समोसे नहीं लेकर आओगे आप? क्लास के अंदर समोसे लेकर आते हो, सबका जी विचलन लगता है, सब लोग पढ़ाई से भटक जाते हैं। क्लास में समोसे की बात नहीं होगी आज। चलिए, इसका आंसर बताइए। किस अधिगम सिद्धांत की मान्यता है कि ज्ञान यकायक उत्पन्न होता है? कौन सा अधिगम सिद्धांत ये मानता है कि ज्ञान अचानक से उत्पन्न होता है? ऑप्शन है अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत, क्षेत्र सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत या विधिक सिद्धांत। इसका आंसर बताएंगे क्या होगा? तो आप सभी ने पढ़ा होगा कोहलर-खोफका, वर्दीमर, ठीक, और कर्ट लेविन। ये चारों मनोवैज्ञानिक थे जर्मनी के और इनको जर्मन मनोवैज्ञानिक और गेस्टल्टवादी के नाम से जाना जाता है। इनमें से एक कोहलर थे और कोहलर ने सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया। और सूझ एवं अंतर्दृष्टि के सिद्धांत में ये सिद्ध किया गया कि ज्ञान जो है वो यकायक उत्पन्न होता है, अचानक उत्पन्न होता है, अकस्मात उत्पन्न होता है। यानी किसी भी व्यक्ति, किसी बच्चे या किसी भी जीव के अंदर जो ज्ञान यानी आइडिया जो आते हैं, सूझ जो आती है, सूझ नाम दिया इन्होंने ज्ञान को, तो सूझ जो आती है वो अचानक आती है। जब सामने कोई चीज़ दिखती है यानी प्रॉब्लम दिखती है तो अचानक से आइडिया आता है। आपने मोटू पतलू देखा होगा। मोटू पतलू में जब पतलू कहता है ना कि मोटू कुछ सोच, तो मोटू कहता है खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। तब अचानक से पतलू कहता है आइडिया। ये बोलता है ना आइडिया। आइडिया मतलब कि एकदम से सूझ उसके अंदर उत्पन्न होती है किसी भी समस्या को देखकर। तो वही क्या है? अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत है। ये सिद्धांत गेस्टल्ट सिद्धांत पर आधारित है। जब बालक किसी समस्या को पूरे रूप से समझ लेता है तब उत्पन्न तनाव से, जो उसके अंदर तनाव उत्पन्न होता है, जो उसके अंदर किसी चीज़ को सॉल्व करने की जो मन में समस्या या तनाव उत्पन्न होता है, उससे मुक्ति पाने के लिए यकायक कुछ ना कुछ सूझ उसको आती है। तो वही क्या है? सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है।
कि कोहलर ने क्या किया था, एक रूम में और एक चिंपैंजी को बंद कर दिया था, चिंपैंजी पर प्रयोग किया था और ऊपर लटका दिए थे केले और रूम में ही बॉक्स रख दिए थे और एक छड़ी रख दी थी। तो जो चिंपैंजी था वो केले खाना चाहता था, लेकिन केले उसकी पहुंच से दूर थे। तो चिंपैंजी को एकदम से सूझ आई कि अगर मैं ये टेबल उठाकर यहाँ रख लूँगा तो चिंपैंजी ने सोचा कि ये केले मेरे हाथ आ जाएंगे। उसने ऐसा ही किया, टेबल को उठा के रखा और केले तोड़ लिए। ये पहला प्रयोग था। दूसरी बार में क्या किया गया कोहलर के द्वारा, उसने क्या किया, रूम में टेबल रखा था, छड़ी भी रखी थी, ठीक, और केलों को थोड़ा सा और ऊपर कर दिया। अब चिंपैंजी ने क्या किया, टेबल को रखा, उस पर चढ़ के देखा तो केले उसकी पहुंच से दूर थे। फिर क्या किया, उसने छड़ी को उठाया और केले तोड़ने की कोशिश की, क्योंकि इसे आइडिया आया था कि टेबल पे चढ़ के जब मुझे केले हाथ नहीं आ रहे तो छड़ी को उठा लेता हूँ, तब भी हाथ नहीं आया। उसने क्या किया, एक और छड़ी थी रूम में, उन दोनों छड़ियों को बांध लिया एक दूसरे से और तब केले तोड़कर आनंद से केले खाए। तो इसका मतलब है कि बच्चे के सामने अगर समस्या होती है, समस्या थी उसके सामने कि उसे केले खाने थे, ठीक है, पूरी तरीके से उसने समस्या को समझ लिया था चिंपैंजी ने, तो उसके सामने जो साधन थे उनको हथियार बनाकर और वह अपने लक्ष्य तक पहुंच गया। यही है अंतर्दृष्टि और सूझ का सिद्धांत। इसमें आइडिया अचानक से आता है किसी भी जीव को। अगला क्वेश्चन, अधिगम सर्वोत्तम तब होता है जब बुद्धि होगी, अनुशासन होगा, अभिप्रेरणा होगी, अभिवृद्धि होगी। आंसर लगाइए, इसका क्या होगा। अधिगम होने के लिए क्या जरूरी है, बेहतर अधिगम के लिए। सो इसका करेक्ट आंसर होगा जब अभिप्रेरणा होगी। अधिगम सबसे ज़्यादा बेहतर कब होगा, जब अभिप्रेरणा होगी। देखिए इसका सटीक और बिल्कुल प्रेजेंट का एग्जाम्पल, ठीक है, मान लीजिए आपने सुना कि एस्टेट की डेट आ गई, ठीक, एस्टेट की क्या आ गई, डेट आ गई। जैसे ही आपने सुना सुपर डेट होने वाला है, आपके अंदर क्या हुआ, अभिप्रेरित हुए आप कि फटाफट से मुझे पढ़ना है बहुत अच्छे से और मुझे एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है और तुरंत मुझे क्या करना है, सिलेक्शन लेना है। तो आप हुए मोटिवेट, किसको देखकर, एस्टेट को देखकर। जैसे ही आप मोटिवेट हुए, आपकी लर्निंग बेहतर हो गई, आपकी लर्निंग जो है अच्छे स्तर की होने लगी, आप दिन रात पढ़ाई करने लगे। तो अभिप्रेरणा जैसे ही आती है वैसे ही अधिगम सर्वोत्तम होने लगता है। नेक्स्ट, हकलाने का मनोवैज्ञानिक कारण है। ऑप्शन है घर तथा बाहर का तनावपूर्ण वातावरण, शब्द भंडार प्राप्त होना, पर्याप्त होना, संवेगों का तीव्र प्रवाह, त्रुटिपूर्ण वाक्य शैली। अब आंसर बताइए इसका क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, संवेगों का तीव्र प्रभाव। हकलाने का मनोवैज्ञानिक कारण है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई बच्चा नॉर्मल बोल लेता है अच्छा, और तब भी वो बीच बीच में हकला जाता है। कई बार हमारे साथ भी ऐसा हो जाता है, क्योंकि कल मेरी स्पीड बहुत फास्ट थी, तो आपने देखा होगा कई चीज़ें में जल्दी में, हड़बड़ाहट में बोलना कुछ था और निकल कुछ और गया। तो इसका रीज़न क्या होता है, संवेगों का तीव्र प्रभाव। जब हम कोई चीज़ को तीव्र तरीके से बोलते हैं तब क्या हो जाता है, हकलाहट आ जाती है। ये कौन मानता है, मनोवैज्ञानिक मानते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ करेक्ट है। नेक्स्ट, जब सीखने वाला संपूर्ण प्रक्रिया को समझ लेता है तो इस स्थिति को गेस्टल्टवादियों द्वारा क्या नाम दिया गया। ऑप्शन है आहा अनुभव, जीवन दायरा, वेक्टरस व वेलेनवीज या फिर तल रूप। बताइए आंसर क्या होगा। इसका आंसर करेंगे क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। अब आप सोच रहे होंगे ये आहा अनुभव कहाँ से आ गया, ये तो कभी सुना ही नहीं। तो याद रखिए, कोहलर के अंतर्दृष्टि और सूझ के सिद्धांत में ज्ञान के आत्मीयकरण को आहा अनुभव कहा गया है। क्या कहा गया, आहा अनुभव, जिसका अर्थ होता है समझ आ गया। आप कहते नहीं हैं आपको कोई चीज़ समझ में आ जाती है, आहा मज़ा आ गया, आहा मज़ा आ गया, यानी कि आपने किसी चीज़ को समझ लिया। तब जब देखते हैं ना आप कि आपने क्विज़ में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और आप 100 में से 100 मार देते हैं ना,
तब आप कहते हैं आहा मज़ा आ गया। आहा अनुभव का मतलब है कि आपने किसी चीज़ को जब समझ लिया ना, उसका अर्थ आप समझ पाए, तब क्या होगा, वो आहा अनुभव होगा। ये बात कौन मानता है, गेस्टोल्टवादी मानते हैं। ठीक है, तो जब बच्चा पूरी तरीके से किसी चीज़ को समझ लेता है संपूर्ण तरीके से, तो इस स्थिति को गेस्टोल्टवादियों ने आहा अनुभव कहा। ठीक, चलिए, सामूहिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत अशाब्दिक परीक्षण है। इस क्वेश्चन को, लास्ट जो क्वेश्चन था उसको सुनकर देखकर आपको मज़ा आया होगा बहुत। आहा तो एक बार कर ही दो, आहा मज़ा आ गया। चलिए, क्वेश्चन है सामूहिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत अशाब्दिक परीक्षण है। ऑप्शन है आर्मी अल्फा टेस्ट, आर्मी बीटा टेस्ट, BPT 12 या BPT 8। बताइए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, आर्मी बीटा टेस्ट। आर्मी अल्फा टेस्ट जो होता है सैनिक भर्ती और उनके उम्मीदवारों के लिए होता है। ठीक है, जो अंग्रेजी जानते थे, तथा आर्मी बीटा टेस्ट अंग्रेजी ना जानने वालों के लिए था। ठीक, तो याद रखिएगा कि जो आर्मी अल्फा टेस्ट है ये शाब्दिक होता था और आर्मी बीटा टेस्ट जो है ये अशाब्दिक होता था। ठीक है, आर्मी अल्फा टेस्ट सैनिक भर्ती के लिए, जो सैनिक भर्ती होती थी उनके लिए, उन उम्मीदवारों के लिए था जो कि अंग्रेजी जानते थे यानी शाब्दिक था। जो नहीं जानते थे उनके लिए बीटा टेस्ट था यानी अशाब्दिक था। तो दोनों में आपको डिफरेंस याद रखना है। क्वेश्चन है 14, शाही धब्बा परीक्षण में एक बालक चित्रों के रंगों पर विशेष ध्यान देता है। इस बालक के व्यक्तित्व के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन ठीक है। कोई बच्चा है जो शाही धब्बा परीक्षण में चित्रों के रंगों पर ध्यान देता है। कोई चित्र कैसा है, कोई चित्र कैसा है, कोई चित्र कैसा है, तो चित्रों के रंगों को फोकस करता है। इस बालक के व्यक्तित्व के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है बालक अंतर्मुखी है, बालक में संवेगों का बाहुल्य है, या बालक सैद्धांतिक है, या इनमें से कोई नहीं। लगाइए आंसर, तुक्के पे तुक्के लगाइए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, बालक में संवेगों का बाहुल्य है। हरमन रोरसा स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध चिकित्सक थे, प्रसिद्ध मनोचिकित्सक। कैसे चिकित्सक, मनोचिकित्सक थे। कहाँ के, स्विट्जरलैंड के। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था, चित्रों पर ध्यान देने वाले बालक को अधिक संवेगी बताया था। कैसा बताया था, जो बच्चा चित्रों पर ध्यान देगा वो बच्चा कैसा होगा, अधिक संवेगी होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है। कोई बालक परीक्षा में कम अंक आने की वजह से विद्यालय छोड़ देता है। बालक के व्यवहार के लिए जिम्मेदार कारक है। ऑप्शन है अतृप्ति, भग्नाशा, तनाव, द्वंद्व। लगाइए फटाफट से इसका आंसर क्या होगा। कोई बच्चा है जो कि परीक्षा में कम अंक आते हैं, इस वजह से विद्यालय छोड़ देता है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है भग्नाशा। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। कम नंबर्स आने की वजह से कोई बच्चा निराश हो जाता है और वो कुंठित होता है, इसको क्या कहेंगे, कुंठा कहते हैं। इस कुंठा या भग्नाशा के परिणाम की वजह से बच्चा विद्यालय छोड़ देता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है। कई बार ऐसा भी तो होता है, हमारे जो ग्रुप है टेलीग्राम पर, उसमें क्विज चलता है। ठीक है, क्विज में क्या होता है कि अगर किसी के मार्क्स कम आ जाते हैं तो वो लोग क्विज छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कुंठित हो जाते हैं। ठीक, भग्नाशा का शिकार हो जाते हैं। तो ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कम ज़्यादा मार्क्स से कभी भी किसी का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, क्योंकि मार्क्स तो कई बार चीटिंग करके भी लाए जा सकते हैं। लेकिन सही मायने में मूल्यांकन करने के लिए केवल और केवल किसी को अंकों से आंकना गलत होता है। मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ। मैं नहीं मानती कि कोई अगर अच्छे मार्क्स ले आया तो वो वाकई में बहुत अच्छा पढ़ता है या उसे बहुत अच्छा ज्ञान है। ठीक है, तो नंबर से किसी का मूल्यांकन नहीं होता, ये याद रखिएगा। अगला है, कोई बालक पुरानी फटी टूटी अनुपयुक्त वस्तुओं से कोई उपयोगी वस्तु का निर्माण करता है, वह बालक है। कोई पुरानी वस्तु है टूटी फूटी और उससे आपने नई वस्तु बनाई, बहुत अच्छे तरीके से कलाकारी कर दी उसमें, जैसे कि हमारी प्रतिभा कर देती हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, सृजनशील बालक कहेंगे, विशेष योग्य बालक कहेंगे, समायोजित बालक कहेंगे, या कुंठित बालक कहेंगे।
बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऐसा बच्चा जो पुरानी चीज़ों से कोई नई चीज़ का निर्माण करता है। सीधा सीधा मतलब है कि निर्माण करना जहाँ आ जाए वहाँ सीधा सृजनशील के साथ में आप जाएंगे। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। ठीक है। नवीन विचारों में मूर्तता होती है, यानी कि मौलिक विचार किसी के अगर जहाँ होंगे वहाँ सृजनशीलता होगी। और पुरानी चीज़ों से कोई नई चीज़ बनाएगा तो मौलिक ही तो है उसका। ठीक है। एक तंत्रीय शिक्षण व्यूह रचना में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? पाठ प्रदर्शन व्यूह रचना, व्याख्यान व्यूह रचना, अभिक्रमित अनुदेशन या समूह परिचर्चा। लगाइए इसका आंसर फटाफट क्या होगा। इसका आंसर होगा करेक्ट ऑप्शन डी, समूह परिचर्या। देखिए समूह परिचर्या क्या होगा, क्यों होगा? क्योंकि समूह परिचर्या जो है ये लोकतंत्रीय या बाल केंद्रित व्यूह रचना होती है। जबकि आपसे पूछा है एक तंत्रीय व्यूह रचना, इनमें कौन शामिल नहीं है? तीनों शामिल हैं। ठीक है। समूह परिचर्या शामिल नहीं है क्योंकि ये लोकतंत्रीय जो व्यूह रचना होती है उसमें शामिल होता है। ठीक, तो आपको याद रखना है एक तंत्रीय व्यूह रचना में शिक्षक केंद्र में होता है। कौन केंद्र में होता है? टीचर। ठीक है। और जो लोकतांत्रिक होती है उसमें केंद्र में कौन होता है? बच्चा, चाइल्ड। दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। क्वेश्चन, मंदबुद्धि बालकों की पहचान के सैग्यूइन परीक्षण का भारत में प्रयोग करने वाले मनोवैज्ञानिक हैं। ऑप्शन है आर.पी. श्रीवास्तव व किरण सक्सेना, सी.एम. भाटिया, भरतराज व एस.के. गोयल या उपर्युक्त सभी। इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। मंदबुद्धि बालकों की पहचान के लिए सैग्यूइन परीक्षण का भारत में प्रयोग करने वाले मनोवैज्ञानिक हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, भरतराज व एस.के. गोयल। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, भरतराज व एस.के. गोयल। सैग्यूइन परीक्षण सबसे पहली बार फ्रांस में शुरू हुआ था और भारत में इसको शुरू करने वाले, इसका प्रयोग करने वाले कौन थे? भरतराज व एस.के. गोयल। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर करेक्ट हुआ। नेक्स्ट, वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण के प्रथम प्रयास किसने किए? अल्फ्रेड बिने ने, टर्मन ने, मेरिल ने या साइमन ने। आंसर बताइए इसका क्या होगा। वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण के प्रथम प्रयास किसने किए? करेक्ट आंसर होगा अल्फ्रेड बिने। ऑप्शन फर्स्ट। अल्फ्रेड बिने को बुद्धि परीक्षण का जनक भी कहा जाता है। ठीक है। अल्फ्रेड बिने ने सबसे पहली बार 1890 में, कब? 1890 में एक प्राथमिक विद्यालय में विमंदित बालकों का अध्ययन किया था। तो यहाँ ऑप्शन फर्स्ट के साथ में हम जाएंगे। साइकोलॉजी का लास्ट क्वेश्चन 20। मूल्यांकन की प्रमापीकृत विधि नहीं है। मूल्यांकन की प्रमापीकृत विधि नहीं है। ऑप्शन है साक्षात्कार, अभिरुचि परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण। इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। मूल्यांकन की प्रमापीकृत विधि नहीं है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, साक्षात्कार। साक्षात्कार जो है ये मूल्यांकन की प्रमापीकृत विधि नहीं है। इसके अलावा अभिरुचि परीक्षण, बुद्धि परीक्षण और व्यक्तित्व परीक्षण ये तीनों ही प्रमापीकृत विधियां हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। अब सेकंड पार्ट है हिंदी। हिंदी की प्रैक्टिस करने वाले हैं और 20 क्वेश्चन इस पार्ट में भी हम डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में तत्सम शब्द नहीं है। इनमें से तत्सम शब्द कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तत्सम शब्द किन शब्दों को कहते हैं सबसे पहले आपके लिए जानना जरूरी है। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से ज्यों की त्यों प्रयोग किए जाते हैं, जिनमें कोई फेरबदल या परिवर्तन नहीं किया जाता। ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। इसके अलावा तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जिनका रूप परिवर्तित करके प्रयोग किया जाता है, जो संस्कृत से हिंदी में रूप परिवर्तित होकर आते हैं। ऐसे शब्दों को हम तद्भव शब्द कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। ऑप्शन है मनुष्य, दुख, तरुण, युवा। तो जो तत्सम नहीं है वो कौन सा है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सेकंड, दुख। दुख शब्द जो है ये तत्सम नहीं है। इसके अलावा मनुष्य, तरुण और युवा तीनों ही शब्द तत्सम शब्द हैं। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन है विवेकानंद शब्द का सही विश्लेषण है। ऑप्शन है विवेक प्लस नंद, विवेक प्लस आनंद, विवेका प्लस नंद, विवेक प्लस नंद।
सो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा विवेक प्लस आनंद बराबर विवेकानंद। विवेक का इसमें क्या छुपा है आ, और आनंद का आ, और आ मिलकर कौन सा आ बन गया, दीर्घा। तो अगर संधि पूछी जाए विवेकानंद में तो दीर्घ संधि होगी। कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि यहाँ पर हो जाएगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में यौगिक नहीं है, यौगिक नहीं है। ऑप्शन है नास्तिक, गिरजाघर, मानसिक, आत्मा। आंसर करेंगे क्या होगा। यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो दो शब्दों के योग से बनते हैं या जिनका खंड करने पर उनके दोनों खंडों का अर्थ निकलता हो। लेकिन यहाँ पर जो आत्मा शब्द है ये रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द नहीं है। और आपसे यही पूछा है कि कौन सा यौगिक नहीं है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 4, निम्न में से कौन सा विकल्प असंगत है। ऑप्शन है गीता व्यक्तिवाचक संज्ञा, पूजा भाववाचक संज्ञा, मैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, मंदिर जातिवाचक संज्ञा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, मैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैं व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है बल्कि मैं संज्ञा ना होकर सर्वनाम है, तो ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। गीता व्यक्तिवाचक संज्ञा है, सही है। पूजा भाववाचक संज्ञा है, सही है। मंदिर जातिवाचक संज्ञा है, सही है। इसलिए ये तीनों ऑप्शन सही होने की वजह से गलत हो जाएंगे और थर्ड ऑप्शन गलत होने की वजह से सही हो जाएगा, क्योंकि गलत ही पूछा है, असंगत पूछा है। क्वेश्चन 5 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर करेंगे इसका भी। बचपन में मेला जाने की अजीब उमंग थी, उत्साह था। इस वाक्य में कौन सा काल है। सामान्य वर्तमान काल होगा, पूर्ण भूतकाल होगा, पूर्ण वर्तमान होगा, आसन्न भूतकाल होगा। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। बचपन में मेलों में जाने की अजीब उमंग थी, उत्साह था। इसका करेक्ट आंसर होगा पूर्ण भूतकाल। ऑप्शन 2 करेक्ट होगा, पूर्ण भूतकाल। क्रिया का वह रूप जिससे कि क्रिया का व्यापार भूतकाल समय में होता है तो पूर्ण भूतकाल कहा जाता है। और यहाँ क्रिया जो है पूरी तरीके से कब हो रही है, भूतकाल समय में हो रही है, इसलिए यहाँ पूर्ण भूतकाल होगा। क्वेश्चन नंबर 6, एक भीड़ होती है जैसे जुलूस की, एक भीड़ होती है जैसे जुलूस की जिसमें उमंग ही उमंग होती है, एक उमंग दूसरी के लिए एक प्रेरक होती है। यह वाक्य किस काल का है। सामान्य वर्तमान होगा, अपूर्ण भूतकाल होगा, पूर्ण भूतकाल होगा या आसन्न भूतकाल होगा। आंसर करेंगे इसका क्या होगा। एक भीड़ उमंग होती है, एक सेकंड दोबारा से देखेंगे। एक भीड़ होती है जैसे जुलूस की, एक भीड़ होती है जैसे जुलूस की जिसमें उमंग ही उमंग होती है, एक उमंग दूसरी उमंग के लिए प्रेरक होती है। यह वाक्य किस काल का है। सो फ्रेंड्स ये वाक्य जो है ये है सामान्य वर्तमान काल का। किसका, सामान्य वर्तमान काल का, क्योंकि क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान समय में होना पाया जाता है तो वहाँ सामान्य वर्तमान काल होता है। जब क्रिया का व्यापार वर्तमान समय में हो तो सामान्य वर्तमान होता है। ऐसे वाक्य में क्रिया के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीड़ से बड़ा कोई भय ही नहीं होता, भीड़ से बड़ा कोई भय भी नहीं होता, यह वाक्य है। अब देखिए इस वाक्य में प्रेशर कितना डाला गया। भीड़ से बड़ा कोई भय नहीं होता ये भी तो कह सकते थे, लेकिन भय भी नहीं होता ये क्या है। चलिए कमेंट करके बताइए ये जो भी है ये क्या है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण अव्यय क्या है ये अव्यय है। अव्यय यानी निपात, निपात यानी अव्ययकारी शब्द। तो यहाँ जो भी है ये वाक्य में प्रेशर देने के लिए डाला गया है। अब बताइए इसमें ये वाक्य कैसा है। स्वीकारोक्ति वाक्य है, निषेधात्मक वाक्य है, आज्ञार्थक है या इच्छार्थक है। भीड़ से बड़ा कोई भय भी नहीं होता नहीं लगा है तो ये निषेधात्मक हो जाएगा। ऑप्शन 2 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से प्रेरणार्थक वाक्य है, प्रेरणार्थक जिससे प्रेरणा मिलती हो। ऑप्शन है हमें राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए, हम राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा करेंगे,
हम राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा करते हैं। बच्चों तुम राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा करो। प्रेरणार्थक वाक्य, तो हमें राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट जो लोग आंसर कर रहे हैं उनका करेक्ट है। ये प्रेरित करने वाला वाक्य है ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन 9, ज्यों ज्यों भीजे कामरी त्यों त्यों भारी हो। यहाँ पर क्या होगा? कामरी, ज्यों ज्यों भीजे कामरी त्यों त्यों भारी होए। यह वाक्य कैसा है? सरल, मिश्र, संयुक्त, इनमें से कोई नहीं। तो ज्यों ज्यों त्यों त्यों, जैसे जैसे वैसे वैसे, जैसा वैसा, यहाँ वहाँ, यहाँ यहाँ, वहाँ वहाँ, तो ऐसे सब वाक्यों में मिश्र वाक्य होगा। ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट, जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है वैसे वैसे खर्च भी बढ़ता है। तो अभी मैंने आपको बताया जैसे जैसे वैसे वैसे, इस तरीके के वाक्यों में वाक्य का अगर आपसे प्रकार पूछा जाएगा कैसा है, तो मिश्र वाक्य आप मारेंगे। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस जब आप सॉल्व करते हैं अलग अलग तरीके के, और पर डे आप प्रैक्टिस करते हैं, तब आपकी प्रैक्टिस से बेहतर कुछ भी नहीं होता। ये समझिए, अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आप यहाँ प्रैक्टिस करते हैं। अब ये आपने जान लिया कि इस तरीके के अगर वाक्य आएंगे वहाँ मिश्र वाक्य होगा, तो आप आंख बंद करके आंसर करेंगे। तो जितनी बेहतर आपकी प्रैक्टिस होगी, आपका एग्ज़ाम में उतना ही अच्छा रेस्पॉन्स होगा, याद रखिएगा। इसीलिए मैं आपको प्रैक्टिस बेहतर, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराना चाहती हूँ, और इसी तरीके के प्रैक्टिस सेट हम आगे और भी करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस बेहतर हो सके। और एक फ़ायदा है आपको कि एक ही साथ आप 3 सब्जेक्ट पढ़ पा रहे हैं। एक साथ 3 सब्जेक्ट की आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, 3 सब्जेक्ट की आप एक साथ क्विज़ दे रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं। इससे बेहतर क्या हो सकता है? इतना अच्छा आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये श्योर है। मिशन सरकारी मास्टर आपको जो फ्री में दे रहा है, फ्री में प्रोवाइड कर रहा है, ये आपको पेड में भी नहीं मिलेगा। इतना अच्छा डेटा याद रखिएगा, बहुत ईजी नहीं होता। 60 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर टाइप किए हैं। सोचिए कितनी मेहनत, कितना एफर्ट्स लगाया होगा। 60 क्वेश्चन के 4-4 ऑप्शन आपको बनाना, फिर इन क्वेश्चन को टेस्ट में, क्विज में टाइप करना, उनके 4-4 ऑप्शन आपको देना। उसके बाद में भी अगर आप टेस्ट अटेंड नहीं करते, क्लास अटेंड नहीं करते, तो सोचिए मुझे कितना दुख होता होगा। इसलिए मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि क्लास देखकर तब टेस्ट दिया करो, ताकि आपका रिजल्ट बेहतर आए। इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। आप सोचते हैं कि मेरा फ़ायदा, इसलिए मैं बोलती हूँ। आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है, हेल्पफुल लगता है, यूजुअल लगता है, तो आप देखिए, वरना कोई जोर ज़बरदस्ती किसी से नहीं है। क्वेश्चन है अगला, जैसे आप खाते हैं वैसे मैं नहीं खा सकता। यह वाक्य है, कैसा वाक्य है? सरल, मिश्र, संयुक्त, इनमें से कोई नहीं। तो जैसे आप खाते हैं वैसे मैं नहीं खा सकता, यानी कि जैसे आप समोसे डेली शाम को खाते हैं ना चिढ़ा चिढ़ा के, वैसे मैं किसी को चिढ़ाकर नहीं खा सकता या नहीं खा सकती। तो ये कैसा वाक्य है, अब बताइए। तो जो लोग चिढ़ाकर किसी को खाते हैं वो सब समझ ही रहे होंगे कि किसको कहा जा रहा है। ठीक, जैसे आप खाते हैं वैसे मैं नहीं खा सकता, तो ये वाक्य हो जाएगा मिश्र वाक्य। अभी मैंने आपको बताया, आराम से कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें लेकिन परंपराओं का अवमूल्यन होता है। यह वाक्य कैसा है? सरल है, मिश्र है, संयुक्त है, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर कीजिए फटाफट से, क्या होगा? हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें लेकिन परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है। यह वाक्य संयुक्त वाक्य की श्रेणी में आता है, लेकिन शब्द यहाँ पर लगा हुआ है, तो कैसा वाक्य होगा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। लेकिन, किंतु, परंतु ऐसे शब्द जब आएंगे संयुक्त होगा। ओके, नेक्स्ट, भाषा शिक्षण के लिए उपागम में छात्रों की रुचि आदि का ध्यान रखा जाता है। ऑप्शन है इकाई उपागम में, प्रकरण उपागम में, चित्रकार उपागम में, सम्मिश्रण उपागम में। इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। सो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, प्रकरण उपागम में। भाषा शिक्षण के प्रकरण उपागम में छात्रों की रुचियों का ध्यान रखा जाता है कि छात्र किस चीज़ में रुचि ले रहे हैं, किस चीज़ में नहीं। ये प्रकरण उपागम में ध्यान दिया जाता है। क्वेश्चन 14, भाषा शिक्षक का प्रथम गुण है। कोई भाषा का शिक्षक है, उसका सबसे पहला गुण क्या होना चाहिए? विषय का विस्तृत ज्ञान, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, शिक्षण विधियों का ज्ञान, शुद्ध उच्चारण।
बताइए आंसर क्या होगा। भाषा का कोई शिक्षक है, उसका सबसे पहला गुण क्या होना चाहिए। देखिए, भाषा शिक्षक के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है शुद्ध उच्चारण। सपोज दैट कि कोई भाषा का शिक्षक है और भाषा शिक्षक को विषय वस्तु का पूरा ज्ञान है, मनोविज्ञान का भी ज्ञान है, शिक्षण विधियों का भी ज्ञान है, बट टीचर का उच्चारण ही शुद्ध नहीं है तो बच्चा समझेगा क्या, करेगा क्या, सुनेगा क्या। तो सबसे पहला, सबसे ज़्यादा प्रथम अगर गुण की बात की जाए तो सबसे पहला गुण माना जाएगा शुद्ध उच्चारण, कि आप बोलें तो शुद्ध, जो आप बोल रहे हैं, बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, बच्चों को समझा रहे हैं, वो इतना क्लियर तो बोलें कि बच्चे समझ पाएँ। समझ पा रहे हैं आप बात को। बाकी 3 चीज़ों भी ज़रूरी हैं, तीनों चीज़ें, बट उसने पूछा क्या है, प्रथम गुण, सबसे पहला गुण होगा शुद्ध उच्चारण। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑप्शन सेकंड की, तो ये भी बहुत ज़रूरी है, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना। इसके अलावा शुद्ध जो शिक्षण की विधियां हैं उनका ज्ञान भी ज़रूरी है, विषय का ज्ञान भी ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा सबसे पहला ज्ञान ज़रूरी है शुद्ध उच्चारण का। तो ये करेक्ट हुआ। अगला है, पर्यायवाची शब्दों की व्याख्या तथा अर्थ स्पष्ट करने की सर्वोत्तम विधि है। पर्यायवाची शब्दों की आप व्याख्या कर रहे हैं, अर्थ को स्पष्ट कर रहे हैं, तो इसकी सबसे अच्छी विधि कौन सी मानी जाएगी। उद्बोधन, व्याकरण संबंध या प्रवचन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, प्रवचन विधि। प्रवचन विधि सबसे ज़्यादा बेहतर मानी जाती है जब आप पर्यायवाची शब्दों की व्याख्या और अर्थ को स्पष्ट कर रहे होते हैं। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ करेक्ट होगा। अगला है, गद्य शिक्षण पाठ का प्रकार नहीं है। ऑप्शन है रिपोर्टाज, संस्मरण, कविता, कहानी। तो कल की जो पेडागोजी की टेस्ट चलाई थी शाम को, 10 क्वेश्चन थे, जिसमें अगर उसको आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो यहाँ आंसर करने में आप मिस्टेक नहीं करेंगे। गद्य शिक्षण पाठ का प्रकार नहीं है, ये आपसे पूछा है। तो कहानी है, संस्मरण है, रिपोर्टाज है, जबकि कविता जो है ये गद्य शिक्षण का प्रकार नहीं है, बल्कि ये पद्य शिक्षण का प्रकार होता है। क्वेश्चन 17 आपकी स्क्रीन पर है, थोड़ा फास्ट करेंगे डिस्कस क्योंकि जल्दी से फिनिश कर लेते हैं। ठीक, किस शिक्षण में गति यति का ध्यान रखना परम आवश्यक है। ऐसा कौन सा शिक्षण है जिसमें गति यति इनका ध्यान रखना जरूरी होता है। ऐसा शिक्षण कौन सा होता है, उसको हम कैसा शिक्षण कहेंगे, पद्य शिक्षण बोलेंगे। तो पद्य यानी पद्य शिक्षण में क्या आ जाएगा, उपन्यास आएगा नहीं, नाटक आएगा नहीं, कहानी आएगी नहीं, बल्कि क्या आएगा, कविता। कविता में गति यति लय इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, छात्रों की विषयगत कमजोरी के बिंदुओं को पहचानना कहलाता है। निदान, उपचार, मूल्यांकन, मापन। आपके विद्यार्थी किसी चीज़ में कमज़ोर हैं, आप ये जानना चाहते हैं कि ये कमजोरी क्यों है बच्चों की, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, उसकी कमियों को पहचानना चाहते हैं। इसके लिए सबसे बेहतर क्या है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, निदान। छात्रों की विषयगत कमजोरी के बिंदुओं को पहचानने के लिए नैदानिक परीक्षण किए जाते हैं। याद रखिएगा, निदान किया जाता है। जैसे आप जाते हैं डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो डॉक्टर क्या बोलते हैं कि चेकअप होगा, क्या बोलते हैं, चेकअप। वो चेकअप ही क्या है, निदान है। उस चेकअप में पता लगता है कि आपकी कमजोरी कहाँ पर है, आपको बीमारी क्या है। उसी तरीके से बच्चे की विषयगत कमजोरी क्या है ये जानने के लिए निदान किया जाता है, डायग्नोज किया जाता है, चेक किया जाता है, वही क्या है, निदानिक परीक्षण है। उसके बाद में उपचार किया जाता है। जैसे डॉक्टर बीमारी पता लगने के बाद इलाज चलाता है, उपचार करता है, ट्रीटमेंट करता है, उसी तरीके से शिक्षक जो है निदान करता है कि बच्चे की कमजोरी कहाँ है, फिर उस पर काम किया जाता है। अपनी विधियों प्रवृत्तियों में परिवर्तन करके बच्चे को अधिगम कराया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, बालक के विकास के विभिन्न पक्षों का स्तर ज्ञात करना कहलाता है। बच्चा जो है उसके विकास के विभिन्न पक्षों का स्तर आप जानना चाहते हैं तो इसको क्या कहेंगे, मापन, मूल्यांकन, परीक्षण, उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, मूल्यांकन। बालक के विकास के अलग अलग पक्षों का स्तर जानने के लिए बच्चे का मूल्यांकन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर है, बालक की कमजोरियों का पता लगाकर जो शिक्षण योजना बनाई जाती है उसे कहा जाता है। जब बच्चे की कमजोरियों का आपने पता लगा लिया उसके बाद में शिक्षण योजना आप बना रहे हैं उसको क्या कहेंगे, नैदानिक शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, अतिरिक्त शिक्षण या व्यक्तिगत शिक्षण।
अभी वाला जो एग्जाम्पल था डॉक्टर वाला कि डॉक्टर ने आपकी कमजोरी, आपकी बीमारी का पता लगाया, उसके बाद में डॉक्टर क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, उपचार। उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है जब बच्चे की आप कमजोरियों का पता लगा लेते हैं। हमेशा निदान के बाद में ही उपचार किया जाता है। तो कमजोरी का पता जब आपने लगा लिया तो आप क्या करेंगे, उसका उपचार करेंगे, अपनी शिक्षण योजना में परिवर्तन करेंगे, तो इसे हम क्या कहेंगे, उपचारात्मक शिक्षण कहेंगे। अब हम बात करेंगे EVS यानी पर्यावरण की। ये पार्ट 3 है जिसको हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको अगर चाय, पानी, समोसे कुछ खाने हों तो आप खा सकते हैं। रेस्ट है आपके लिए 5 सेकंड का, केवल और केवल। जल्दी से अगर इधर उधर कहीं रखे हैं या किसी से लेकर आने हैं तो फटाफट से जा कर के लेकर आइए। और ये बता दीजिए कि आउट ऑफ 20 हिंदी में आपका स्कोर कितना रहा। इसके अलावा मैंने आपसे CDP का स्कोर भी नहीं पूछा था, उसमें भी बताइए कि आउट ऑफ 20 आपका उसमें स्कोर कितना रहा। दोनों का स्कोर फटाफट से बता दीजिए। हम बात करेंगे अब EVS की। EVS का क्वेश्चन फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इसका आंसर आपको करना है। प्रबंध चिंतामणि के लेखक हैं। प्रबंध चिंतामणि के लेखक कौन हैं? उद्घोतन सूरी हैं, चंद्र सूरी हैं, मेरुतुंग हैं या दलपति विजय हैं? प्रबंध चिंतामणि इसके लेखक हैं मेरुतुंग। कौन है? मेरुतुंग। ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। मेरुतुंग एक जैन आचार्य थे, याद रखिएगा। तो ये बताइए कि 5 सेकंड का जो आपको रेस्ट मिला था इधर उधर से अपनी चीज़ें बटोरने का, वो कैसा लगा? बहुत ज़्यादा तो नहीं हो गया? कितना देना चाहिए था, 2 या 3 सेकंड? 5 सेकंड ज़्यादा लगा होगा आपको कि इतना रेस्ट क्यों दे दिया। हम तो बैठे हैं फ्री। चलिए अगला क्वेश्चन है। मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था वह था। ऑप्शन है दादू दयाल, लालदास, जशनाथ, रज्जबजी। बताइए इसका करेक्ट आंसर। मुगल सम्राट अकबर के द्वारा दादू दयाल को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा, दादू दयाल। संत दादू नरेला जयपुर में रहते थे। कहाँ पर? नरैना जयपुर में रहते थे। और फ्रेंड्स एक क्वेश्चन पूछा जाता है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा जन घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो उसके लिए भी आपको करेक्ट आंसर क्या करना होगा? पिंक सिटी, माय फेवरेट सिटी, पिंक सिटी जयपुर। ओके। निम्न में से किस लोक देवता ने हरिजनों को गले का हार, हीरे मोती और मूंगा की संज्ञा दी? कौन सा ऐसा लोक देवता था जिसने हरिजनों को गले का हार कहा, मोती कहा, हीरे कहा और मूंगा की संज्ञा दी थी? ऑप्शन है वीरकला, रामदेव, पाबूजी, मेहाजी। ऐसे कौन से लोक देवता थे? आंसर होगा रामदेव। रामदेव ने हरिजनों को गले का हार, हीरे मोती और मूंगा की संज्ञा दी थी। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ करेक्ट होगा, रामदेव। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है नागौर में, अलवर में, जयपुर में, सेवर में? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सेवर में। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर में स्थित है। और सेवर कहाँ पर है? भरतपुर जिले में सेवर स्थित है। ओके। क्वेश्चन 5। निम्न में से किस प्राचीन सभ्यता केंद्र को ताम्रवती नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है कालीबंगा, बैराट, गणेश्वर या फिर आहड़। इसका आंसर बताएंगे क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, आहड़। आहड़ प्राचीन सभ्यता केंद्र को ताम्रवती के नाम से जाना जाता है। आहड़ को आधारपुर तथा ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। लेकिन ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी गणेश्वर सीकरी कहा जाता है, सीकर कही जाती है। कौन? गणेश्वर। अगर जननी पूछी जाए, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कौन है, तो गणेश्वर करेंगे। और प्राचीन सभ्यता केंद्र को ताम्रवती के नाम से जाना जाता है, वो कौन सा है, तो आहड़ है। दोनों में अंतर आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। धींगा गणगौर किस शहर की प्रसिद्धि है? धींगा गणगौर किस शहर की प्रसिद्धि है? ऑप्शन है अजमेर, झालावाड़, कोटा, उदयपुर। इसका आंसर बताएंगे क्या होगा? धींगा गणगौर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उदयपुर। धींगा गणगौर का प्रारंभ मेवाड़ के महाराजा राज सिंह ने शुरू किया था और इसका आयोजन वैशाख कृष्णा तृतीया को होता है। कब होता है? वैशाख कृष्णा तृतीया को होता है।
धींगा गणगौर का, ठीक है। कहाँ पर मनाया जाता है? तो उदयपुर में मनाया जाता है। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार में कितने विभाग पंचायती राज संस्था के अंतर्गत आते हैं? 2, 3, 4, 5। पंचायती राज संस्था के अंतर्गत राजस्थान सरकार में 5 विभाग आते हैं। ऑप्शन 4 सही है। 2 अक्टूबर 2010 से राजस्थान सरकार ने 5 विभाग कौन कौन से? कृषि, प्रारंभिक शिक्षा, चिकित्सा व स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास और 5वां है सामाजिक न्याय व आधिकारिता विभाग। ये 5 विभाग पंचायती राज संस्थाओं को सौंप दिए थे। कब? 2 अक्टूबर 2010 को। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला है इतिहास प्रसिद्ध शिवाना दुर्ग किस जिले में है? ऑप्शन है बाड़मेर, जोधपुर, डूंगरपुर, जयपुर। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इतिहास प्रसिद्ध शिवाना दुर्ग, तो ये स्थित है बाड़मेर में। कहाँ पर? बाड़मेर में। बाड़मेर में ये स्थित है और ये शौर्य एवं वीरता का मूक साक्षी है। वीर नारायण द्वारा ये निर्मित किया गया था। ये दुर्ग वीर कल्ला के शौर्य एवं वीरता का मूक साक्षी है। ये सिवाना दुर्ग कहाँ पर है? ये बाड़मेर में ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9, फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालौर पर द्वितीय आक्रमण किस वर्ष में हुआ था? 1306 में, 1306 में, 1308 होगा ये, 1308 में, 1310 में या 1311 में। तो करेक्ट आंसर की हम बात करें तो ऑप्शन 4 होगा 1311 में। 1311 में अलाउद्दीन खिलजी के जालौर आक्रमण का सामना करने वाला शौनगरा चौहान शासक काहड़देव था। कौन था? काहड़देव। यानी किन 2 लोगों के बीच में यह आक्रमण हुआ था? शौनगरा के चौहान शासक काहड़देव में और अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, दोनों के बीच में सामना हुआ था। चलिए, किसने बताई ये बात? फरिश्ता के अनुसार। नेक्स्ट, राजस्थान में निम्न में से कौन सी खान टंगस्टन के लिए जानी जाती है? कौन सी खान है जो टंगस्टन के लिए जानी जाती है? आंगूचा, डेगाना, राजमहल, मकराना। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2, डेगाना खान टंगस्टन के लिए जानी जाती है। तो ऑप्शन 2 करेक्ट है। भागरी डेगाना नागौर जिले में स्थित है। कहाँ पर? नागौर जिले में स्थित है। और आपसे पूछा जाए कि पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत राजस्थान के किस जिले से हुई थी? तो नागौर जिले से ही हुई थी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है। सबसे ज़्यादा जनघनत्व कौन से जिले में है राजस्थान में? ये बता दीजिए। जयपुर, भरतपुर, दौसा, करौली। राजस्थान में सबसे ज़्यादा जनघनत्व है जयपुर में। मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले ही। तो याद रखिएगा, जयपुर का जनघनत्व 595 वर्ग प्रति किलोमीटर है पर व्यक्ति के लिए, ठीक है। 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है हमें प्रभावित करने वाला चक्र, हमें चारों ओर से घेरने वाला आवरण, या वायुमंडल के चारों ओर का भाग, या पृथ्वी के चारों ओर की हवा। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ, तो करेक्ट आंसर होगा, सभी को पता है, हमें चारों ओर से घेरने वाले आवरण को हम पर्यावरण कहते हैं। परिधन आवरण यानी हमारे चारों ओर का आवरण, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विटामिन तथा उसके अभाव से उत्पन्न रोग का असंगत युग्म है। यानी कौन सी, जो विटामिन का नाम दिया है और उसके अभाव में होने वाले रोग का नाम दिया है, इसमें कौन सा युग्म गलत है ये आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है विटामिन ए रतौंधी, विटामिन बी बेरी, विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन डी रक्त अल्पता। बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, विटामिन डी अल्प रक्तता। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेटस और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है, जबकि ऑप्शन बाकी के तीनों सही हैं। विटामिन ए से रतौंधी रोग होता है, विटामिन बी से बेरी होता है, विटामिन सी से स्कर्वी होता है, विटामिन डी यहाँ गलत दिया है, इसका युग्म ही गलत है। क्वेश्चन नंबर 14, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है कौन सी? मेलियस, फीमर, स्टेपीज या पटेला। फेमस क्वेश्चन, सबको पता है कि सबसे बड़ी हड्डी पूछी जाए फीमर मारेंगे, सबसे छोटी पूछी जाए स्टेपीज मारेंगे। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट है। ओके, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पूछ लिया जाए कि स्टेपी जो सबसे छोटी हड्डी है कहाँ पाई जाती है, तो कान में पाई जाती है और ये मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी अस्थि होती है। नेक्स्ट, इंटरनेट का जन्मदाता माना जाता है चार्ल्स बेबेज, जेसी लिकलाइडर, जॉन मुचली, मैकमिलन। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, जेसी लिकलाइडर। जेसी लिकलाइडर को इंटरनेट का जन्मदाता माना जाता है। अच्छा, चार्ल्स बेबेज को किस नाम से जानते हैं? तो कंप्यूटर के जनक के नाम से जानते हैं। किसको? चार्ल्स बेबेज को, याद रखिएगा। जेसी लिकलाइडर को जन्मदाता माना जाता है इंटरनेट का और चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जन्मदाता माना जाता है। क्वेश्चन 16, निम्न में से किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? ऑप्शन है थायराइड, पीयूष, अग्नाशय, अधिवृक्क। मास्टर ग्रंथि सबको पता होगा। लड्डू क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बिल्कुल इजी है, आराम से कर लेंगे। ऑप्शन सेकंड, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ये हमारा जो हेड होता है, मस्तिष्क होता है, उसमें पाई जाती है। ठीक है, हाइपोथैलेमस में पाई जाती है मस्तिष्क के। पीयूष से स्रावित हार्मोन जो होते हैं अन्य ग्रंथियों के हार्मोन पर नियंत्रण रखते हैं, इसलिए इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं और ये सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है पीयूष ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर, देश में स्थापित प्रथम परमाणु संयंत्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। ऑप्शन है तारापुर, रावतभाटा, कलपक्कम, नरौरा। देश में स्थापित प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, तारापुर। सन 1969 में तारापुर में देश का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था। तारापुर कहाँ पर है? तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है तारापुर, और यहाँ पर देश का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन, विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? विज्ञ से, ज्ञान से, साइंस से या साइंटिया से? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, साइंटिया। साइंटिया शब्द से साइंस शब्द की उत्पत्ति हुई है। साइंसिया लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है जानना। क्या होता है? जानना। क्वेश्चन 19 और सेकंड लास्ट है इस क्लास का, पर्यावरण शिक्षण के लिए उपयोगी प्रायोजना विधि का जन्मदाता है। ऑप्शन है हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग, किलपैट्रिक, वॉटसन, कॉल्डवेल, कुक। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, किलपैट्रिक। किलपैट्रिक को प्रयोजन विधि या प्रायोजना विधि का जन्मदाता माना जाता है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो दिया है ये किसके जनक माने जाते हैं? ह्यूरिस्टिक विधि के जनक ये माने जाते हैं, या खोज विधि। ठीक है, वॉटसन व्यवहारवादी हैं। ठीक, कॉल्डवेल, कुक का यहाँ पर अभी कोई ऑप्शन दिया नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। उदय सिंह के साथ चित्तौड़ छोड़ने के पश्चात पन्ना को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हुआ था? इसका आंसर बताएंगे क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? उदय सिंह के साथ चित्तौड़ छोड़ने के पश्चात पन्ना को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हुआ था? देलवाड़ा, डूंगरपुर, कुंभलगढ़, देवरिया। ये आश्रय होगा, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कुंभलगढ़। पन्नाध्याय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर कुंवर उदय सिंह की रक्षा की थी। ठीक, और इसे ले जाकर कुंभलगढ़ दुर्ग में पहुंचा दिया था। इसलिए उदय सिंह के साथ चित्तौड़ छोड़ने के पश्चात पन्ना को कुंभलगढ़ में स्थान प्राप्त हुआ था। तो फ्रेंड्स ये थे आपके 60 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन हमने CDP के डिस्कस किए, 20 क्वेश्चन हमने हिंदी के डिस्कस किए, 20 क्वेश्चन हमने EBS के डिस्कस किए। टोटल हमारे 60 क्वेश्चन हुए। आउट ऑफ 60 आपका स्कोर कितना रहा ये बता दीजिए। कैसी लगी क्लास ये भी ज़रूर बताइए। क्वेश्चंस पसंद आए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर क्लिक करके रखें, ताकि इसी तरीके की हेल्पफुल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहूं और उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी सबसे पहले। तो चलिए मिलेंगे हम अगली वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप मिशन सरकारी मास्टर को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए पर डे टेस्ट कराया जाता है। तो आज की ये जो क्लास थी इससे रिलेटेड टेस्ट मैं आपके लिए कल कराऊँगी। ठीक है,
तो आपके लिए टेस्ट डेली रखा जाता है, शेड्यूल आप ग्रुप में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।